दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं। जो रियासतों में, राजस्थान की रियासतों में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनको अपन पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। अब आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है, जनजाति। अब जनजाति से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस क्षेत्र में जो जनजातियां रहती हैं वहां का कुछ ये मामला है। ठीक है, तो जनजातियां मुख्य रूप से बात करें, मीणा, भील और गरासिया। ठीक है, तो आप लिख लेना, यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्टिंग में मीणा, भील और जो गरासिया। एक बड़ी जनजाति के रूप में जो मीणा जनजाति आती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी देखें तो मीणा जनजाति का जो फर्स्ट स्थान आता है और जो सेकंड आता है भील जनजाति का। ठीक है, तो यानी जो आंदोलन चलाए गए थे जनजातियों के द्वारा, इनमें जो आंदोलन चलाए गए थे मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा, भील जनजाति के लोगों के द्वारा और ग्रासिया जनजाति के लोगों के द्वारा। आज देखिए, जो भील जनजाति के जो आंदोलन है उनमें भी अपन भगत आंदोलन की बात अपन प्रॉपर करेंगे या विस्तार से कर लेंगे। भील जनजाति के द्वारा ही एक आंदोलन और चलाया गया था, एक ही आंदोलन, जिसमें कुछ हद तक या कुछ स्तर पर ग्रासिया जनजाति ने भी भाग लिया था। तो जो एक ही आंदोलन और जो मीणा आंदोलन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और यानी एक ही और मीणा आंदोलन के साथ ही जनजातीय आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अपन जो इसके कारण रहे हैं जनजातीय आंदोलनों के, तो उनकी भी बात करेंगे, और आज अपन बात करेंगे भगत आंदोलन की। ठीक है, राजस्थान की सबसे जो प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति की बात थोड़ी सी कर रहे हैं, जो इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में कारण देखेंगे, कारणों के बाद में जो विस्तार से आंदोलन की बात करेंगे, तो भाई किस प्रकार से घटनाएं होती है। तो देखिए, भील जनजाति की मैं मौखिक थोड़ी बहुत बात बताने की कोशिश करूं। जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है भील जनजाति। ठीक है, भील यानी भील शब्द से बना है, जो तीर कमान वगैरह जो उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, इसके द्वारा दो आंदोलन चलाए गए थे, आप लिख लेना। एक तो भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा दो आंदोलन चलाए गए थे, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। देखिए, अपन आज बात करेंगे भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन मुख्य रूप से चलाया जाता है गोविंदगिरी के द्वारा। कुछ बुक्स में या कुछ जगह पर अपने को गोविंद गुरु मिल जाएगा, और कुछ जगह पर या कुछ बुक्स में मिल जाएगा गोविंदगिरी। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपके सामने ऑप्शन में आते ही आप कर लोगे ये बात। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक जो भगत आंदोलन में साथ यानी सुरजी भगत ने भी दिया था। ठीक है, अपन आगे बात करेंगे भाई वो कौन थे। एक ही आंदोलन की बात करें अपन थोड़ी बहुत, तो एक ही आंदोलन को चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, साथ में ग्रासिया जनजाति भी देती है, साथ देती है एक ही आंदोलन में, लेकिन इसकी बात अपन कल करेंगे। तो आगे बात करें, और जो जनजातियों वाला जो निवास क्षेत्र है, जो जनजातियां जिस क्षेत्र में निवास करती थी उनकी बात मैं बताने की कोशिश करूं। देखिए, मीणा आंदोलन जब पढ़ेंगे अपन, जो ये जयपुर जो क्षेत्र है, नीम का थाना जो सीकर साइड का क्षेत्र है, इस साइड का पढ़ेंगे मीणा जनजाति का। कहीं आप ये सोच लो भाई, आप तो प्रोप यानी ओवरऑल जनजातियों के लिए बोल लेते भाई जो साउथ जो राजस्थान की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अपने भील जनजाति की बात मुख्यतः कर रहे हैं अभी, तो यानी जनजातियों का जो क्षेत्र था ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं। ये जो निवास क्षेत्र था जनजातियों का, जो भील जनजाति का, देखिए मेवाड़, मुख्य रूप से मेवाड़ और वागड़ आता है। ठीक है, हालांकि मेवाड़ और वागड़ से जो बाहर जाकर अगर बात करें, राजस्थान से बाहर जाकर बात करें, तो कुछ हद तक या कुछ जो स्तर पर देखा जाए तो मालवा में भी निवास करती थी ये जो जनजातियां। ठीक है, मालवा में भी निवास करती थी, या आप ये समझ लो भाई आंदोलन इन क्षेत्रों में भी चलाया गया था। फिर बात करें और राजस्थान से बाहर की, तो ये गुजरात वाली जो रियासत है उस समय जो ये राजस्थान साइड में ही पड़ती थी। अपन एकीकरण पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे विस्तार से, किस प्रकार से जो राजस्थान की जो पड़ोसी जो रियासतें हैं, जो पड़ोसी जो स्टेट्स की जो रियासतें हैं, उनका किस प्रकार से बंटवारा होता है, तो अपन एकीकरण के समय बात कर लेंगे। तो जैसे गुजरात की विजयनगर और ईडर रियासतें थी, जो सूंत नाम की एक जो रियासत थी। ठीक है,
विजयनगर और इडर को तो आप नाम सुने होंगे या आप लिख सकते हो, ढंग से मौखिक भी आप समझ सकते हो। लेकिन सूंद नामक जो रियासत थी ये भी गुजरात की थी। तो इन जो रियासतों में भी जो यह आंदोलन फैलता है, इन रियासतों में भी जो जनजातियां निवास करती थी, ये बात हो गई। अब बात आती है जो आंदोलन चलता है, लेकिन आंदोलन चलता क्यों है? किसी भी आंदोलन के अपन कारण पढ़ते हैं, और कारण पढ़ने भी पड़ते हैं, और कारणों को समझना भी पड़ता है। अपने को यही पता नहीं भाई ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो विरोध किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। तो अपन कारणों की बात करें, तो कारणों की बात सबसे पहले करें तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 13 जनवरी 1818 को, ठीक है, यानी मकर संक्रांति से पहले बोले या लोहड़ी बोल सकते हैं। मकर संक्रांति आजकल 14 या 15 जनवरी किसी भी दिन आ जाती है, तो आप कहीं जो शब्दों पे चले जाओ और भाई कमेंट पे कमेंट कर सकते हो, आपका अधिकार है कमेंट करना, ठीक है। तो ये 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ का जो महाराणा था भीम सिंह के समय में जो अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है। जो पहले की बात आती है, जो मुगलों के बाद में जो मराठा इधर यानी परेशान करने लग गए थे राजस्थान के राजाओं को, तो मुगलों के बाद में मराठा परेशान करते हैं। मराठों से परेशान जब राजस्थान के राजा हो रहे थे, ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, उसके बाद में फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, सुरक्षा की जो सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं या यानी गारंटी देते हैं राजस्थान के राजाओं को कि हमें यानी हमारे से आप संधि कर लो, हमें कुछ पैसे वैसे दे देना और उसके बदले में हम आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है। तो राजस्थान के राजाओं को लगा कि भाई ठीक है, हम डायरेक्ट आपको पैसे दे देंगे, आप हमारी सुरक्षा कर देना, हमें जो है दुश्मनों से लड़ना नहीं पड़ेगा, खून खराबा नहीं होगा। तो संधि कर लेते हैं 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। मेवाड़ का जो भीम सिंह था अपन पढ़ चुके, जो कृष्णा कुमारी के पापा जी थे, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद भी यानी विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा याद आना चाहिए आपको। 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है। अब देखिए संधि के बाद के एक्शन देखते हैं सरकार द्वारा और जो राजाओं के द्वारा किस प्रकार से एक्शन लिए जा रहे हैं। सरकार जो संधि होती थी, संधि होने के बाद में रियासत में अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी अपॉइंट किया जाता था या एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको बोला जाता था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको ये पहले भी पता होगा या बता दिया अपन पहले बात कर चुके हैं कि मेवाड़ का जो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट किसको बनाया जाता है, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है इनको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ रियासत का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। अब देखिए जो कर्नल जेम्स टोड यहाँ की जो प्रशासनिक जो गतिविधियां थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसमें तो हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। साथ में ही ये जो जनजातियां इस जिन क्षेत्रों में निवास कर रही थी, उनकी भी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उनमें हस्तक्षेप करने लग गया था या उनमें बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा था। तो इनके जो ये जो यानी प्रशासनिक जो राजनीतिक जो भी व्यवस्था थी, तो इनमें जो यानी बदलाव कर रहा है, तो जो सामान्य जनता तो एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जो जनजातियां तो जंगलों में रहती है। देखो मैं आपको ये ऐसी इंफॉर्मेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता होगा इतना सा तो कि जनजातियां वो जो थी, वे लोग थे जनजातियों में जो जंगलों में निवास करते थे, ठीक है। ये जो जंगलों में रहते थे, इनका जो बाहरी जो वातावरण से या बाहर का जो भी प्रकृति थी, एक प्रकार से बोले तो शहर बोल सकते हैं, सिटी बोल सकती है, उनसे इनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं था जनजातियों का। ये लोग जंगलों में रहते थे, अपने जो कंद मूल फल खाकर टाइम पास करते थे या अपना जीवन गुजारा करते थे, जीवन भाई गुजारते थे, ठीक है। जंगलों में जो शिकार वगैरह कर लिया करते थे, गोंद वगैरह निकाल लेते थे, पेड़ों से उतार लेते थे और उनको जो भी क्रियाकलापों में यूज करते और अपना जीवन गुजारते थे आराम से, ठीक है, जंगलों में। तो कर्नल जेम्स टोड आते हैं और यहाँ की जो मेवाड़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था में इंटरफेयर करते हैं, साथ ही जनजातियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनमें भी इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कर्नल जेम्स टोड क्या इंटरफेयर करते हैं, क्या हस्तक्षेप करते हैं, क्या बदलाव करते हैं इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में। देखिए जनजातीय आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो अपने जो मेवाड़ रियासत की अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको साइड में कर देना चाहिए, मुख्य रूप से अपने जनजातियों की जो व्यवस्था थी उसको समझने की कोशिश करना चाहिए अभी तो, ठीक है। तो इस समय जो भीलों का जो मुखिया होता था उसको बोला जाता था गमेती, ठीक है।
गमेती जो भीलों का मुखिया होता था, क्वेश्चन बनेगा भीलों का मुखिया को क्या कहा जाता था, तो गमेती कहा जाता था। जो गमेती होता था ये दो प्रकार के कर लेता था, ठीक है। एक तो बोलाई कर लेता था और एक रखवाली कर लेता था। अब देखिए जो बोलाई कर लेता था, जो गमेती भाई जो एक कर लेगा तो इससे इसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक रहेगी, और यहाँ की जो लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं, उनको भी तो किसी न किसी प्रकार के जो भत्ते वगैरह देता होगा, जैसे सरकार आज करती है, वैसे ही ये भी जो यानी अपनी जो भी क्षेत्र है इसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ या किसी न किसी रूप में कर तो लेता ही होगा या लेना पड़ता था। अब जो देखिए इन जो करों की बात मैं बताऊं, ये जो कौन से कर होते थे, किस पर लिए जाते थे। जो बोलाई करता, ये आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से टोल टैक्स बोलते हैं ना अपन, जो राज्य यानी सड़कों पर अपन निकलते जो हाईवे जो होते हैं उन पर जो टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही जो राजमार्ग कर होता था ये जो गमेती लेता था, इस जो राजमार्ग कर को बोलाई कर कहा जाता था, ठीक है। तो आप लिख लेना तो बोलाई करके आगे ब्रैकेट में राजमार्ग कर, जो भीलों का मुखिया गमेती लेता था। कि जो मेरे क्षेत्र से, जो जनजाति वाले क्षेत्रों से जो भी कोई निकलेगा, जो भी कोई गुजरेगा, वो बोलाई कर दे के जाएगा। जो भी कोई माल लेकर जाएगा कोई गाड़ी से, जो भी वहाँ की उस समय की जो व्यवस्था थी सामान लाने और ले जाने की, तो निकलेगा जो हमारे क्षेत्र से, तो वो जो भी कर देगा, वो जो कर होगा उसका नाम रखा गया बोलाई कर, या जो निकलेगा उसको ये कर देकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जो कर को भी कर्नल जेम्स टोड समाप्त करने पे उतरा हुआ था और इसको समाप्त कर देता है। और एक रखवाली कर था, रखवाली कर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो रखवाली कर था गांव की रक्षा का कर, गांव की सुरक्षा का कर, कि जो गमेती गांव की रक्षा करेगा, भीलों के गांव की रक्षा करेगा या सुरक्षा करेगा, उसके बदले में जो ये लिया जा रहा था, जो कर लिया जा रहा था, जो गमेती लेता था। देखिए बोलाई कर ये भी मैं बता रहा हूँ, जो वहां के जो एक तो लोग जो जनजातियों वाले लोग रहेंगे तो वो भी निकलेंगे किसी न किसी प्रकार से, वो कर दे के जाएगा जो गमेती को, या फिर बाहर के लोग भी यहाँ से निकल सकते हैं लेकिन वो कर दे के जाएंगे। तो ये तो हो गया राजमार्ग कर, एक प्रकार से टोल टैक्स। ये जो रखवाली कर है, इसके बदले ये जो बदले में दिया जाएगा यानी सुरक्षा के बदले में दिया जाएगा गमेती को। तो ये गांव की रक्षा का कर होता था या गांव की रक्षा के बदले में दिया जाता था। दोनों कर आपके समझ में आ गए होंगे। इन जो दोनों करों को कर्नल जेम्स टोड समाप्त कर देता है। तो लोग यहाँ के जो जनजातीय लोग थे ये यानी विरोध करते हैं, तो ये भी एक कारण हो गया, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड जो इन करों को समाप्त करने के बाद में फिर और क्या एक्शन लेता है। अब देखिए जो भील विरोध कर रहे थे कर्नल जेम्स टोड का, जो सरकार का विरोध कर रहे थे, तो भीलों पर जो कंट्रोल करने के लिए या जो भीलों पर नियंत्रण करने के लिए एक जो रिपोर्ट जारी की जाती है और उस रिपोर्ट के द्वारा एक यानी संगठन बनाया जाता है, मेवाड़ भील कोर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर बनाई क्यों जाती है? भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। 1841 में बनी थी, और ये जो बनी थी 1841 में 1841 में, तो वो 1837 में जो रिपोर्ट आई थी जो आउटरम की, तो आउटरम की 1837 की रिपोर्ट के आधार पर ये जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की जाती है, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप वाक्य लिख सकते हो, जैसे आप सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे आप लाइन टू लाइन लिख सकते हो, वैसे आप नोट कर सकते हो। तो भीलों को नियंत्रण करने के लिए आउटरम की जो 1837 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार या उसके परिणाम स्वरूप यानी मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है 1841 में, ठीक है। जेम्स आउटरम था उसका नाम। ये देखिए थोड़े इंग्लिश नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जेम्स आउटरम की 1837 में जो रिपोर्ट दी जाती है कि आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए इनको नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, तो उसके द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है 1841 में। रिपोर्ट 1837 में दी जाती है, जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की जाती है। जो मेवाड़ भील कोर है या मेवाड़ भील कोर बनाई गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर बोले, मुख्यालय बोले, तो ये जो खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में, वहां पर बनाया गया था, ठीक है। खेरवाड़ा पड़ता है, जो अपन सैनिक छावनी में पढ़े थे उस दौरान आपको समझ में आ गया होगा खेरवाड़ा कहाँ पर है। तो खेरवाड़ा उदयपुर में है। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय बनाया गया था। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ भील कोर का जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में की गई थी। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था?
तो खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया था। मेवाड़ बिल कोर की जो स्थापना किसकी रिपोर्ट पर की गई थी? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1837 के आधार पर मेवाड़ बिल कोर की स्थापना यानी 1841 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन कि जो कर्नल जेम्स टोड था, तो इन्होंने जो सोच समझ के थोड़ी इस प्रकार से गतिविधियां करते हैं, यहाँ पे जो बदलाव करते हैं कि भाई जो राजा की सेना है, तो राजा की सेना देखिए जो सोच समझ के जब ये संधि कर लेते हैं राजा से, जो अंग्रेज या राजा अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, तो अंग्रेज जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आपकी रक्षा हम करेंगे, सिक्योरिटी हम देंगे आपको, तो आपको सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अंग्रेज संधि करने के बाद राजाओं की सेना को भंग कर देते हैं। राजाओं की सेना को भंग करते हैं तो फिर क्या होगा? राजाओं की सेना को भंग करते हैं तो यहाँ पर जो सैनिक थे, जो भील सैनिक थे, तो वो उस सेना से हट जाते हैं। भाई सेना ही समाप्त कर दी गई, सेना से हटाए जाते हैं तो फिर बेरोजगारी बढ़ गई। जो भील सैनिक थे वो बेरोजगार हो जाते हैं। भील सैनिकों की अगर बात करें, प्रताप जी के समय में पूंजा भील जो वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है, जो पूजा जा रहा है, आज भी उसका नाम पूजा जा रहा है पूंजा भील का, जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ यानी ढंग से या अच्छे से साथ देता है। ठीक है, यानी को अच्छे से लड़ता है, साथ देता है। तो मेवाड़ की जो सेना होती थी उसमें भीलों का एक उच्च स्थान होता था। ठीक है, तो पूंजा भील के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादा बात करेंगे तो लंबी होगी क्लास। आपको याद दिलाने के लिए बताऊं कि मेवाड़ की जो सेना थी उसमें भीलों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। तो वैसे ही जो व्यवस्था बनी आ रही थी कि जो सेना होगी राजा के पास, जो मेवाड़ का जो भी राजा होगा, मेवाड़ की सेना होगी, तो मेवाड़ की जो सेना के पास है जो भीलों की सेना होगी, तो भाई अब ये जो अंग्रेज सेना को भंग कर देते हैं और सेना को भंग करते हैं, तो भील जो लोग थे, भील सैनिक थे, वो बेरोजगार हो गए। तो फिर इसका भी विरोध किया जा रहा था भीलों के द्वारा, भाई ये तो गलत बात है। ठीक है, प्रताप जी का साथ हमने किस प्रकार से दिया था और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। देखिए अब बात और आगे आती है, तो ये अब ये सेना या बेरोजगारी की बात हो गई। अब देखिए जो परंपरागत जो इनकी खेती थी, तो खेती के जो क्षेत्र में भी बदलाव किया जा रहा था। खेती कौन सी? तो भीलों के द्वारा एक खेती की जाती थी जो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ से भी बात करें तो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अपन भीलों की बात कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो इनके द्वारा एक स्थानांतरित कृषि की जाती थी, जिसको झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, जिसको वालरा कृषि भी बोलते हैं। इस कृषि के जो दो यानी प्रकार होते थे, एक तो दजिया और एक चीमाता। चीमाता वो कृषि होती थी जो पर्वतों पर या पहाड़ी क्षेत्र पर की जाती थी, और जो दजिया वो कृषि होती थी जो मैदानी भाग पर कृषि की जाती थी। एक ट्रिक के आधार पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो ऐसे रख लेना, वह चीमाता यानी दोनों कृषियों में से चीमाता होती है पहाड़ियों पर, तो माता जी के मंदिर होते हैं पहाड़ियों पर। ठीक है, ची माता पहाड़ियों पर, माता जी पहाड़ियों पर, और फिर बची एक जो दजिया वैसे फिर एक बची हुई जो मैदानों में मान लेना। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद में और आगे बात करें तो ये देखिए जो ये कृषि थी ये समाप्त कर दी गई। क्यों समाप्त कर दी गई? भाई जो अंग्रेज कहते हैं, जो यहाँ की जो प्रशासन था ये कहता है कि भाई आपको इस प्रकार के अधिकार नहीं है कि आप जो देखिए जूमिंग कृषि का मतलब आप समझते होंगे कि एक स्थान को इस बार बोलिए और अगली बार फिर जो स्थान चेंज करके जो कृषि कर लेते थे, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। ठीक है, यानी जो झूमिंग कृषि अपन बोलते हैं, वनों को जलाकर जो कृषि कर रहे थे, तो जो फिर प्रशासन इनको इस प्रकार का हवाला देता है कि भाई आपको इस प्रकार के अधिकार अब आप हम समाप्त करते हैं और आपका जो एक क्षेत्र रहेगा उस पर ही खेती कर सकते हो, कृषि कर सकते हो, आप जगह जगह पर या बदल बदल कर खेती नहीं कर सकते हो। तो यह अधिकार छीन लिया गया था, तो इसका भी विरोध कर रहे थे जो भील लोग थे। फिर जो नेक्स्ट जो कारण अपन बात करते हैं, इनके वन अधिकार छीन लिए गए थे, वनाधिकार छीन लिए गए थे, जंगल के अधिकार छीन लिए गए थे। जैसे कि या मैं समझाने की बात यानी बात करूँ आपको या कोशिश करूँ कि वन अधिकार क्या थे इनके, तो ये भील लोग थे जो जनजातीय लोग थे। तो जनजाति के लोग जंगलों में रहेंगे, जंगलों में कंद मूल फल वगैरह प्राप्त करेंगे, गोंद वगैरह प्राप्त करेंगे, जो लकड़ी वगैरह जो यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो राजा और जो ये सरकार थी, जो अंग्रेज थे, वो कहते हैं कि आज से आपका जंगलों पर अधिकार नहीं है। जो भी ये इस प्रकार की जो चीजें हैं जो जंगल से
या वनों से जो प्राप्त होती है उस पर सरकार का अधिकार होगा, और आप इस प्रकार के जो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट, जो भी यहाँ के उत्पाद हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी जो जनजातीय लोग थे, जो भील लोग थे, ये विरोध करते हैं। इसके बाद में अपन और बात करें कि जो इनके ऊपर कृषि तो इनको करने नहीं दे रहे हैं, जो जूमिंग वाला की अपन बात कर ले, इनको समाप्त कर देते हैं। फिर कर भी ले रहे हैं, तो कर ले रहे हैं तो जो फिर जनजातीय लोग थे, जो भील लोग थे, यानी कर देने के लिए पैसे किससे लेकर आए? कर देने के लिए पैसे कोई साहूकारों के पास से लेकर आए, उधार पैसे लेकर आए, ब्याज में पैसे लेकर आए कि हम ब्याज दे देंगे, आप हमें पैसा दे दो, पैसे से हम कर दे दे, टैक्स भर दे। ठीक है, अब जो ब्याज पर पैसे लेकर टैक्स दे रहे हैं, अब ब्याज पर जो पैसे लेकर आ रहे हैं तो उस पैसे को चुकाए कहाँ से? तो एक बड़े सेठ साहूकार थे, उनके चंगुल में फंसने लग गए। तो इस प्रकार से फिर परेशान होने लगे जो किसान थे, तो इस प्रकार से भी ये विरोध करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो इनके सामाजिक जो रीति रिवाज थे उनको या उनमें भी इंटरफेयर कर यानी किया गया था उस समय। जो इनके जो सामाजिक रीतियां थी, जो रिवाज थे, उनमें भी बदलाव किया गया था। एक तो देखिए इनमें जो कुरीति थी, कुरीति की बात करें डाकन प्रथा की, ठीक है, ये डाकन प्रथा एक प्रकार से अपने जो यानी आज के संदर्भ में देखे तो कुरीति थी, उस समय के संदर्भ में देखे तो भी कुरीति थी, लेकिन जो जनजातीय लोग थे, जो भील लोग थे, वो इसको मानते थे। अबे डाकन प्रथा क्या होती है मैं आपको बताने की कोशिश करूं। किसी भी महिला को यानी डाकन घोषित कर देते थे, डाकन घोषित करके या उसको मार देते थे या उसको अलग रखते थे। ठीक है, समाज से जो भी मोहल्ला वगैरह था, या उसको बाहर नहीं निकलने देते थे, उसको डाकन घोषित करते थे। अब डाकन घोषित करते थे क्यों भाई? अगर किसी बच्चे की यानी किसी बच्चे की बीमारी हो गई या किसी बच्चे की मौत हो गई, या ठीक है, तो उसके लिए यानी दोषी ठहराया जाता किसी महिला को। पर इस जो महिला की दृष्टि से, इस महिला की नजर लगने से यानी हमारे बच्चे की मौत हो गई है, तो इस जो महिला को डाकन घोषित कर दिया जाता। इसको अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, आज भी अपन जो दक्षिणी राजस्थान है, जो इस साइड का जो राजस्थान, जो हाड़ौती वाला दक्षिणी राजस्थान है, इस साइड का जो खूब खबरें अपन को अब भी मिल जाती है। ठीक है, जैसे मोताना टाइप की, ये इस प्रकार की जो खबरें अब भी आती रहती हैं। तो अब भी जो जनजातीय जो वहाँ के लोग हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती रहती हैं। तो डाकन प्रथा थी, तो इसको समाप्त कर दिया गया था। तो सामाजिक रीति रिवाजों में भी बदलाव किया गया था। आप ये हेडिंग डाल लेना या जो लाइन लिख लेना, और उसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे करके लिख लेना कि डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब बात आती है डाकन प्रथा की, तो इसको जो एक स्टेटमेंट लिख लेना है, जो एक फैक्ट है वो लिख लेना है कि 1853 में समाप्त की जाती है डाकन प्रथा। तो इस समय जो मेवाड़ के जो महाराणा कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह थे इस समय। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है, आप लिख लेना जो पूरी लाइन है। जो डाकन प्रथा 1853 में समाप्त की गई थी, और 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा या महाराणा स्वरूप सिंह के समय में ये समाप्त की गई थी। ठीक है, ये एक प्रकार से शराब और बनाते थे। जो महुआ का पेड़ होता था, ठीक है, महुआ का जो पेड़ होता था, इससे यानी शराब बनाते थे। तो इस शराब को बंद कर दिया गया था। ठीक है भाई, जो ये शराब बंद, जो भी लोग होंगे तो भाई इस प्रकार जो आज भी यही होता है भाई, जो ठेके होते हैं, जो सरकारी ठेके होते हैं, उन यानी खुले में दारू बेची जाती है, शराब बेची जाती है। हालांकि जो उसकी टाइमिंग है भाई, शाम को 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन लोगों के पास टेक्निक होती है रात को 8 बजे बाद भी लेने की। तो आपको पता चल जाएगा, शटरों के नीचे से पैसे देते हुए मिल जाएंगे, और या शटर के साइड में से कोई खिड़की उड़की होगी, उससे पैसे देते और शराब निकालते हुए मिल जाएंगे। आप देख लेना कभी 8 बजे बाद भी। ठीक है, तो वो देखिए, थोड़ा आपकी कभी नजर चले जाए ठेके की साइड में तो देख लेना, कभी मिल जाए मौका तो। ठीक है, तो ये जो महुआ की जो शराब यहाँ पे जो लोकल शराब बनती थी, तो इसको ये बंद करवाते हैं जो सरकार जो थी कि भाई पियो तो जो हमारे ठेकों से ली हुई पियो, हमें भी आमदनी होगी। आप ही खुद ही पी लेते हो बना के, तो हमारे तो आमदनी ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज भी इस प्रकार की जो चलाई जाती है, जो पुलिस वाले जो गाँव में जो हथगढ़ शराब बोलते हैं उसको, उन लोगों को पकड़ने के लिए चले जाती है। ठीक है, तो ये बात है थोड़ी सी। ठीक है भाई, अब
अब बात और आती है जो, ठीक है, ये लिख लेना कि महुआ की जो शराब को बैन कर दिया गया था, जो प्रतिबंध कर दिया गया था, जो जनजाति के लोग थे, भील लोग थे, ये इस जो शराब को यानी पीते थे और चिल करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि आगे और क्या क्या होता है। अभी जो तंबाकू वगैरह, जो अफीम की जो खेती की जा रही थी यहाँ पे, जो जनजातीय क्षेत्रों में, इनके ऊपर भी रोक लगाते हैं, बैन लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कुछ कारण पढ़े हैं, तो कारणों की बात अपन एक एक कर लिए। देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं रहा कि और भाई कोई कारण हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ और छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो आप भी देख लेना। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट कारण थे उनकी अपन बात कर लिए हैं। अब बात आती है अंग्रेजों के बीच में, यानी अंग्रेज इस प्रकार के जो बैन या प्रतिबंध कर रहे हैं इनको, भीलों को, और फिर यानी भील परेशान हो जाते हैं, विरोध करते हैं, तो अंग्रेजों और भीलों के बीच में छोटी मोटी झड़पें शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ स्थानों पर जो अंग्रेजों के और यानी भीलों के बीच में यानी जो झड़पें शुरू हो जाती हैं, तो झड़पें शुरू होगी तो भाई अंग्रेज भी परेशान होंगे, भील भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो फिर आगे विरोध शुरू होता होता आंदोलन का रूप लेता है, ठीक है। जैसे देखिए, पाडुना नाम का जो गांव था, तो वहां पर, या पडुना बोल सकते हैं, पाडुना बोल सकते हैं, तो वहां पर भी एक झड़प हो गई थी अंग्रेजों के और भीलों के बीच में, और बोराईपाल नामक स्थान पर भी जो यानी झड़प हो गई थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, इस प्रकार की ज्यादा शायद क्वेश्चन नहीं बन पाएगा कि कहाँ के छोटी मोटी झड़पों के क्या बात आएगी, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते भाई ये यहाँ पर ये झड़प हुई थी, ठीक है, तो अपने को बुक्स में मिल जाता है। लेकिन जो मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है वहां पर काम आ सकते हैं, जो अपन एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई काम ले तो इस प्रकार के जो स्थान हो, ठीक है। अब भीलों ने विद्रोह कर दिया आगे चलकर, इसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर अब आगे ये आंदोलन जो होता है। ये देखिए, अपन जो इतनी देर से बात कर रहे थे वो थे कारण। देखिए, जो मेवाड़ में अपन देख रहे हैं, जो महुआ की शराब को प्रतिबंध कर दिया गया था, एक प्रकार से जो आबकारी नीति थी, ठीक है। तो ये देखिए, अब भी ऐसे ही होती है, तो जो गांवों में जो अधगढ़ शराब होती है उसको आज भी प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस प्रशासन जाता है और उनको गिरफ्तार करता है। सरकार की यही नीति होती है कि भाई जो सरकारी ठेकों से शराब लो, ये उच्च क्वालिटी की आती है, इससे ज्यादा बीमारी हमारी भाई नहीं होती है, सरकार का ऐसा मानना है, और हमारी इस शराब को ही आप पियो और इससे ही आप चिल्ल करो। महंगी पियोगे तो ढंग से चिल्ल करोगे, और वो हथकड़ लेोगे 2-4 पैग में ही उल्टे हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना। और ये 8 बजे वाला जो सिस्टम अब है, ये 8 बजे बाद में ठेके बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अब भी आपको 8 बजे बाद में शटरों के नीचे से लोग पैसे देते हुए और शराब निकालते हुए मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान, कभी जाए ठेके पर आपकी नज़र, आप निकल रहे हो, ठेका रास्ते में हो, तो नज़र कभी पड़े तो देखने की कोशिश करना। छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, उनको खोल के रात को 8 बजे बाद में लेने की कोशिश करते हैं ठेके वाले, और लेने वाले भी 8 बजे बाद में भी जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात आती है आगे भगत आंदोलन की, अपन करते हैं। ठीक है, भगत आंदोलन को देखिए लसाड़िया आंदोलन भी कहते हैं भाई। जो ये एक प्रकार का जो क्षेत्र है, लसाड़िया तो क्षेत्र का नाम है, और भगत आंदोलन की अपन बात करेंगे आगे, किस प्रकार से आंदोलन का नाम भगत पड़ता है। लसाड़िया अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, इस साइड जो ये पठार है लसाड़िया, तो ये क्षेत्र का नाम है, तो लसाड़िया आंदोलन भी कहते हैं इस आंदोलन को, भगत आंदोलन को। तो अपन बात करें तो देखिए, ये जो आंदोलन की अब बात कर रहे हैं तो इसकी भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ये मुख्य रूप से जो शुरू होता है मेवाड़ में शुरू होता है, और जो वागड़ क्षेत्र में शुरू होता है। वागड़ का भी अपन पहले बात कर चुके हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा साइड की जो, और जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो आंदोलन शुरू होता है, यानी ये देखिए। अब आगे धीरे धीरे ये जो गुजरात की जो रियासतें हैं, ईडर और विजयनगर, इन रियासतों में भी फैलता है या विस्तार करता है ये आंदोलन, ठीक है।
और यहाँ तक कि जो मालवा पड़ता है राजस्थान के जो टच में, अब वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, तो मालवा में भी ये आंदोलन चलता है। तो ये अपन बात कर लिए हैं क्षेत्रों की। तो ये क्षेत्र आपके समझ में आ गए होंगे, मेवाड़, वागड़ और जो गुजरात की कुछ रियासतें ईडर और विजयनगर, जो मालवा वाला क्षेत्र था, यहाँ पर ये चलता है। लेकिन मुख्य रूप से मेवाड़ और वागड़ की आप सोच लेना या लिख लेना, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है। भगत आंदोलन चलाया जाता है गोविंद गिरी। अब देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि कहीं पर आपको गोविंद गुरु मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको गोविंद गिरी मिल जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, गोविंद गिरी की थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। तो गोविंद गिरी की जो बात करते हैं, तो इनके जन्म की सबसे पहले बात आती है। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है वेदसा, डूंगरपुर में गांव पड़ता है। यहाँ पर बंजारा परिवार में हुआ था, ठीक है, डूंगरपुर में वेदसा गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। बंजारा एक जाति होती है, घुमक्कड़ जाति होती है। पहले जो ये लोग, जो अभी भी कहीं कुछ क्षेत्रों में मिल जाएंगे, भाई जो मैंने देखी है, जो बंजारा जाति, तो वो लोग होते थे ये नमक बेचते थे, ठीक है भाई, जो मेरा जो अनुभव बता रहा हूँ आज, भाई ये थोड़ी ना होता भाई किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, और वो सभी जो बंजारा लोग हैं वो ओनली नमक ही बेचे। कुछ जो पढ़ लिख गए होंगे वो अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे होंगे। अपना भाई जो जाति पर कमेंट करना नहीं है उद्देश्य से, मैं बात बता रहा हूँ जो घुमक्कड़ जाति का दर्जा दिया गया है बंजारा जाति को, ठीक। तो यहाँ पर बात करने का अपना यह उद्देश्य था कि गोविंद गिरी का जो जन्म डूंगरपुर के वेदसा गांव में हुआ था, बंजारा परिवार में, ठीक है। अब जो बात आती है गोविंद गिरी घूमते घूमते यानी फिर आंदोलनों से कैसे जुड़ जाते हैं। भाई घुमक्कड़ परिवार से थे तो भाई इसी में तो गतिविधियां ऐसी रहेगी, ठीक है, या प्रवृत्ति ऐसी रहेगी, लेकिन घूमते घूमते आंदोलन से किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो इनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, गोविंद गिरी थे, इनके जो गुरु थे, यानी देखिए इनकी जो यानी जल्दी ही इनकी जो पत्नी का देहांत हो गया था, गोविंद गिरी की जो पत्नी का देहांत हो गया था, और इनके एक बेटा भी था, तो बेटे का भी देहांत हो गया था। तो बेटे और जो पत्नी के देहांत के जो निधन के बाद, मृत्यु के बाद में, फिर इन्होंने इस प्रकार की जो गतिविधियां शुरू कर दी, भाई अपन जो जनता की सेवा करेंगे और इस प्रकार के जो रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, तो लोगों की हेल्प करेंगे, अब शादी वादी नहीं करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे, गुरु के पास जाते हैं राजगिरी, ठीक है, गोविंद गुरु खुद का नाम था, गोविंद गिरी खुद का नाम था। और यह तो शायद देखिए मुझे लगता है जो ये राजगिरी के जो शिष्य बन जाते हैं, तो ये राजगिरी से ही फिर गोविंद के आगे गिरी लग रहा होगा, या गोविंद गुरु भी लग रहा होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनके गुरु थे राजगिरी, ठीक है। तो राजगिरी के पास जाते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, इनकी जो भक्ति में रहते हैं, तो ये जो इनके शिष्य बन गए थे, ठीक है, स्टूडेंट एक प्रकार से अगर बोले तो इनके पास कोचिंग वोचिंग जाते थे, ठीक है। अब देखिए, जो राजगिरी कौन थे, तो राजगिरी के बारे में बताऊं तो राजगिरी कोटा बूंदी जो अखाड़ा था उस समय, जो इन साधु संतों का, उसके महंत थे। तो राजगिरी के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि राजगिरी कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे, ठीक है, कोटा बूंदी अखाड़े के महंत। अब बात आती है कि जो गोविंद गिरी आगे क्या करते हैं। तो यही होता है कि भाई जो किसी बड़े गुरु के पास जाता है उसका शिष्य बन जाता है, फिर वो भी काम आगे चलकर भाई इस प्रकार की कोचिंग वोचिंग खोल लेता है कि वो स्टूडेंट है, किसी बढ़िया गुरु के पास जा रहा है, बढ़िया टीचर के पास पढ़ रहा है, तो वो भी अगर चाह रहा है कि भाई मैं भी कोचिंग खोल लूँ, तो आगे चलकर अब वो भी कुछ कोचिंग खोल ले। तो इसी प्रकार से ये जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तपस्या करके गोविंद गिरी राजगिरी से, और ये खुद की धुनी लगा लेते हैं, जिसको अपन धुना भी बोलते हैं, ठीक है। तलवार वलवार जो भी त्रिशूल वगैरह लगा लेते हैं वहां पर, जो निशान बोले तो झंडा भी लगा लेते हैं। झंडा इनका सफेद था, ठीक है, सफेद इनका झंडा था, और वहां पर जो धुना लगा लेते हैं। धुनी कहां पर लगाते हैं, धुनी लगाते हैं वेदसा गांव में, ठीक है। तो वेदसा गांव में यानी निशान और धुना लगा लेते हैं। निशान देखिए मैं वापस बताऊं, झंडे को बोलते हैं। तो इनका सफेद झंडा, ठीक है, शांति का प्रतीक था। आगे भी थोड़ी बात कर लेंगे सफेद झंडे की। तो ये खुद भी भाई एक प्रकार से वो बन गए, तो भाई प्रवचन देने वाले बन गए, या जो भी लोग इनके जो प्रवचन सुनने के लिए आ जाया करते थे गोविंद गिरी के भी, अब खुद भी गुरु बन गए हैं, ठीक।
अब बात आती है कि आगे जो भगत आंदोलन का नाम की अब आएगी, जो भी फैक्ट है। देखिए जो इनके अनुयायी थे, इनको जो मानने लग गए थे, यही होता है किसी की जो आस्था बढ़ जाती है। आज के संत तो भाई अलग प्रकार के हो जाते हैं, तो आज के संत तो भाई इनको जो मानने वालों के साथ ही गलत कर रहे हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप फिर अभी जेल में भी बैठे हैं। हालांकि अपन उनका नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा ये बात जो भी है। तो आज के संत है ये अलग टाइप के हैं। देखिए इनके कारनामे कुछ अलग प्रकार के थे, तो इनको जो वर्तमान में जो परिस्थितियां देखनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन उस समय में जो गोविंद गिरी थे, इनके अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, ठीक है, ये जो इनके फॉलोअर थे, तो उनको कहा गया था भक्त, ठीक है, जो भगत है, ठीक है, तो इनके मानने वालों को भगत कहा गया था। तो इनके अनुयायियों को भगत कहा गया है या भगत कहा जाता था, ठीक है, अनुयायियों को भगत कहा गया था। तो ये जो इनके अनुयायी थे, इनके जो प्रवचन सुनते गोविंद गिरी के, भाई अच्छी बात कही है, गुरुजी ने अच्छी बात कही है, और ज्यादा आने लग गए, फॉलोअर बढ़ने लग गए धीरे धीरे। अभी भी एक बाबा जी ट्रेंड पे चल रहे हैं, ठीक है, उनका भी अपन नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन सब लोगों को पता है, ढंग से भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों की खुद ही बात पता लगा लेते हैं, वो किस प्रकार तुम्हारी भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या समस्या है, वो खुद ही आगे से बता देते हैं। उनके चमत्कारों से लोग यानी और मोटिवेट होते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो लोगों का जो मेला या रेला लग रहा है उनके पास जाने के लिए, और लोग बड़े चाव से जा रहे हैं, ठीक है, जयकारे लगाते लगाते जा रहे हैं, यानी बड़ी संख्या में फॉलोअर बढ़ रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये होता है भाई, देखिए पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, जो युग है, इसमें तो कोई बंदा ट्रेंड कर गया, वो तो मान लो पर यानी आसमान छू लिया। अगर जिसको नीचे भी गिराना हो तो सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट ट्रेंड कर गई तो वो बंदा गया काम से, ठीक है। उस समय में लेकिन ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड था नहीं, उस समय में तो कोई भी पर्चा दो इस प्रकार का, और फिर तभी ही विश्वास कर पाएंगे लोग, ठीक है। अब जो बात आती है आगे और करते हैं, भगत आंदोलन यानी भगत कहा गया इन जो अनुयायियों के द्वारा जो मिलजुल कर जो आंदोलन चलाया गया था, इसी आंदोलन को भगत आंदोलन कहा गया, ठीक है। तो भगत आंदोलन की बात बताऊं, जो भगत आंदोलन नाम पड़ा है तो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन गोविंद गिरी के जो भगत थे, जो गोविंद गिरी के फॉलोअर्स थे, गोविंद गिरी के जो अनुयायी थे, उनको भक्त कहा गया है। और इन जो अनुयायियों, इन भक्तों के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन ही जो भगत आंदोलन कहा गया है, या इस आंदोलन का नाम इनके आधार पर या इन अनुयायियों के या इन भक्तों के आधार पर ही रखा गया है, ठीक है। नामकरण कैसे होता है इस आंदोलन में, ये मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब देखिए बात और आती है आगे कि इस आंदोलन के नाम की अपन बात कर लिए हैं, सुरजी भगत की। देखिए एक बार में वापस से ये जो गोविंद गिरी के बारे में बता देता हूँ। गोविंद गिरी का जन्म जो वेदसा गांव डूंगरपुर में होता है, बंजारा परिवार में होता है। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु के जो गुरु थे वो राजगिरी थे। राजगिरी कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। गोविंद गिरी खुद गुरु बन जाते हैं और वेदसा गांव में ही खुद का धूना लगा लेते हैं और वहां पर निशान या झंडा स्थापित कर लेते हैं। इनका जो सफेद झंडा था शांति का प्रतीक था, ठीक है। तो गोविंद गिरी के जो भक्त थे या इनके अनुयायी थे, इनको भक्त कहा गया है। और इन भक्तों के द्वारा और गोविंद गिरी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन ही भक्त आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा था, या इसका जो आंदोलन का नामकरण इन्हीं के अनुयायियों के या भक्तों के आधार पर इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। ये बात हो चुकी है। एक बात एक जो नाम और बताने की कोशिश करूं, सुरजी भगत, ठीक है। सुरजी भगत का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। जो सुरजी भगत थे गोविंद गिरी के शिष्य थे या गोविंद गिरी के जो सहयोगी थे, ठीक है। गोविंद गिरी के शिष्य या गोविंद गिरी के सहयोगी, ठीक है। तो एक बार फिर वापस बताने की कोशिश करूँ, आपके माइंड में बैठ जाएगा, ढंग से अच्छे से घर कर जाएगा। तो गोविंद गिरी का जन्म वेदसा गांव डूंगरपुर में हुआ था, बंजारा परिवार में। देखिए जो गोविंद गिरी के जो यानी जो गुरु थे राजगिरी कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। देखिए जो गोविंद गिरी ने खुद ने
वेदसा गांव में ही धूना डाल लिया था खुद का, और जो झंडा या निशान स्थापित कर लिया था, लगा लिया था। इनका जो सफेद झंडा या निशान था वो शांति का प्रतीक था। ठीक है, तो जो गोविंद गिरी के जो सहयोगी थे, जो सुरजी भगत थे या शिष्य बोल सकते हैं, तो इनके सहयोग से ये आंदोलन चलाते हैं। जो ये गोविंद गिरी के जो और जो अनुयायी थे या फॉलोअर्स थे, उनको भगत कहा गया है, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन या इन भक्तों के आधार पर ही इस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है आगे। गोविंद गिरी के लिए ऐसा कहा जाता है, गोविंद गिरी के लिए भी कहा क्या जाता है, थे ऐसे इस प्रकार के जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे या स्वामी दयानंद सरस्वती को फॉलो कर रहे थे गोविंद गिरी। ठीक है, ये इनसे प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती से आपको याद आ रहा होगा आर्य समाज। तो आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था उस समय। तो भाई जो स्वदेश की वस्तुओं का उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, भाई जो बाहर की वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो इनसे प्रेरित होकर गोविंद गिरी भी जो भाई भीलों का उत्थान करते हैं, भीलों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गोविंद गिरी ने भीलों का यानी आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान किया था, इसे आप लिख लेना। इससे पहले मैं स्वामी दयानंद सरस्वती से जो भी बात संबंधित है, रिलेटेड है, वो बता देता हूँ। देखिए, जो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, आर्य समाज को आपको समझ में आ गया होगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो देखिए जो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन क्या था? देखिए, ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, कौन चलाया गया था इसकी बात बताऊं। जो लोग या हिंदू धर्म के जो लोग अन्य धर्मों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिए थे, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना या वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा, उसको कहा गया है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, वापस समझना, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिए थे, उन धर्मों को वापस या उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना इस शुद्धि आंदोलन चलाने का उद्देश्य था, आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, गोविंद गिरी इनसे प्रभावित थे, प्रेरित थे। अब गोविंद गिरी भी क्या करते हैं, गोविंद गिरी भी भीलों में स्वदेशी वाली भावना को जागृत करते हैं, और गोविंद गिरी भी जो भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। ये वाक्य आप लिख लेना, गोविंद गिरी भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें भाई क्या आध्यात्मिक और क्या नैतिक उत्थान करते हैं। गोविंद गिरी कहते हैं कि भाई अपने को एकेश्वरवाद पर ध्यान देना चाहिए। एकेश्वरवाद आप समझ सकते हो, एक ईश्वर मानना। ठीक है, तो एकेश्वरवाद मानना चाहिए। और गोविंद गिरी खुद ही कहते हैं भाई जो सरकारें जो शराबबंदी कर रही है, तो अपने को ही शराबबंदी कर देनी चाहिए, शराब बंद कर देनी चाहिए, महुआ की भी बंद कर देनी चाहिए भाई, और जो इनकी जो ठेकों वाली है वो भी बंद कर देनी चाहिए। शराब जो अपनी हथकड़ करेंगे, जो महुआ वाली करोगे तो भी नशे से मुक्ति मिलेगी, और जो इनकी ठेके वाली करोगे तो इनसे भी नशे से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इनके पास राजस्व का यानी जो टैक्स वगैरह भी नहीं जाएगा, और सरकार को जो शराब से जो आबकारी जो टैक्स मिलता है उससे वो यानी काफी टैक्स मिलता है, काफी जो आर्थिक जो लाभ होता है। ठीक है, तो सरकार चाहती ये है कि देखिए कोविड के टाइम में आपको पता होगा जो ठेके थे वो खुलते थे, प्रॉपर खुलते थे या नियमित खुलते थे कुछ समय के लिए, भाई लाइन वगैरह जो व्यवस्था की गई थी, और सरकार ने यहाँ तक कह दिया था भाई ठीक है भाई यानी दारू वारू पियो, और शराब तो हम आपके पास कैसे भी पहुंचा देंगे। देखिए सीधी सी बात है, शराब से जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, तो ये इसलिए जो शराब को बैन नहीं करते हैं। वरना राजस्थान यानी जो भाई गुजरात जो है शराब बंद कर लेता है, तो ये थोड़ी ना कि वहाँ के लोग शराब नहीं पीते, वहाँ के लोग चिल नहीं करते, उधर इधर जो मेवाड़ साइड में आ जाते हैं, उदयपुर साइड आ जाते हैं छुट्टियां मनाने, और जो कुछ पैसे वाले लोग हैं गुजरात में भी महंगी जो अवैध तरीके से मंगा कर पी लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो राजस्थान में करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन गहलोत जी को पता था कि इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिए। गहलोत जी तो सोच रहे थे, लेकिन जो इनके जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी बोल सकते हैं, मंत्री नहीं भाई, जो अधिकारी, उन्होंने बताया हुआ गहलोत जी इस प्रकार के बेवकूफ़ी मत करो, टैक्स वगैरह कहाँ से आएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती मत करो, जादूगर हो लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, जादू इस तरफ भी करो, ऐसे
जादूगिरी डायरेक्ट करोगे तो जनता को पता चल जाएगा जादूगिरी क्या होती है, ठीक है। और आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो फिर राजस्थान में इस प्रकार के जो बदलाव किए गए थे, 8 बजे ठेके बंद वगैरह जो भी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं इन बातों से ज्यादा कोई, ये तो भाई मजाक की बातें होती है, ठीक है। चोरी नहीं करना, जो ये जनजाति के जो लोग थे ये चोरी वगैरह कर लेते थे किसी न किसी प्रकार से, भाई चोरी वोरी मत करो, या लूट मार जो डकैती वकैती है इसको छोड़ो। इसके बाद में भाई शराब नहीं यानी पीना, जो ये तो अपन बात कर चुके हैं। और जो बात करें भाई सामाजिक कुरीतियां हैं, तो सामाजिक कुरीतियों की बात करें तो अपन बात करते हैं जैसे डाकन प्रथा, और भी जो इनकी सामाजिक कुरीतियां थी, देखिए आज भी होती हैं जो इनके बीच में सामाजिक कुरीतियां, जो ये जो दक्षिणी जो राजस्थान है, साउथ में जो राजस्थान है, इस क्षेत्र की खबरें सुनने को मिल जाएगी। ये मोताना वगैरह मैं पहले बता रहा था, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं जो आज भी चल रही है, कुछ हद तक जो ये डाकन प्रथा है ये भी चलती है, आज भी अपने को मिल जाएगी जो न्यूज वगैरह जो खबरें हैं। और जो बिलों में स्वदेशी वस्तुओं का जो प्रचार प्रसार करते हैं जो गोविंद गिरी, और भी जो अगर बात करें भगत पंथ है, ठीक है। भगत पंथ का थोड़ा ध्यान रखना, तो भगत पंथ बना लेते हैं, ठीक है। भगत पंथ इंपॉर्टेंट है। भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की जो स्थापना जो गोविंद गिरी ने की थी, बिलों में नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, ठीक है। देखिए अब बात आती है संप सभा की। संप सभा भी इंपॉर्टेंट है, 1883 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना होती है, बिलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कि बिलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए एक संप सभा की स्थापना की जाती है, ठीक है। संपत्ति या संपत्ति से जो संप रखा गया है वह आपस में संपत्ति से रहो या संपत्ति तरीके से रहो, तो संप सभा की स्थापना बिलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में की जाती है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, जो आगे और क्या होता है। देखो 1903 की अब बात है। 1903 में जो संप सभा का अधिवेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। संप देखिए 1883 में बन रही है, लेकिन 1903 में संप सभा का इस प्रथम अधिवेशन करते हैं। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में करते हैं, तो कहां पर करते हैं? बांसवाड़ा में एक जगह है अंबादरा। ये देखिए ये जो नाम है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो बांसवाड़ा में एक जगह है अंबादरा, यहाँ पर जो एक पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है। बांसवाड़ा के अंबादरा गांव की मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन किया जाता है संप सभा का, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन घटना जो आपके माइंड में आ गई होगी वो अपन आगे बात करेंगे। एक 1903 की नहीं है जो घटना है, ठीक है। अब जो ये डिसीजन लेते हैं इस जो प्रथम अधिवेशन में कि आज अपन ने जो बात की है, आज जो अपन ने मीटिंग की है, मीटिंग में जो भी कुछ निर्णय वगैरह लिए गए हैं, वैसे ही अपन हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष या इस वर्ष की भांति अगली वर्ष भी सम्मेलन करेंगे, या हर वर्ष सम्मेलन करेंगे संप सभा का, ठीक है, अधिवेशन करेंगे। चलता रहा। 1908 तक आते आते बात आती है जो राजा वगैरह जो थे, यहाँ की जो सरकार थी, ये फिर मोतीलाल तेजावत पर, सॉरी जो गोविंद गिरी पर दबाव डालती है। देखिए मोतीलाल तेजावत का यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पर लेना देना नहीं है, ये गलती से नाम आ गया। गोविंद गिरी की बात कर रहे हैं। 1908 तक आते आते यानी राजा जो थे, जो यहाँ की सरकार थी, ये गोविंद गिरी पर दबाव डालती है और गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग करती है। तो गोविंद गिरी यहाँ से निकल जाते हैं, गुजरात की तरफ चले जाते हैं। गुजरात की तरफ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, गुजरात में भी तो भील लोग थे। अपन बात करें यानी ईडर विजयनगर, तो ईडर विजयनगर के जो वहां के जो भील लोग थे उनको संगठित करते हैं और उनका उत्थान करने के लग जाते हैं। भाई यहाँ से तो भाग जाते हैं, यहाँ से तो फरार हो जाते हैं एक प्रकार से, और वहां पर जाके गुजरात में प्रवचन देने लग जाते हैं, या वहां के जो भीलों को संगठित करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो ईडर का एक पालपट्टा नामक स्थान है, तो वहां के सामंत या वहां की जो सरकार थी एक प्रकार से पालपट्टा की, तो वहां के जो सामंत ने भी 24 फरवरी 1910 को भीलों से समझौता कर लिया था। वहां के जो लोगों को यानी उत्थान किया, भीलों को समझाया वगैरह किया, यानी समझाया और जो यानी उनको संगठित किया, तो वो लोग वहां पर विद्रोह करते हैं,
पालपट्टा में, जो गुजरात में जगह पड़ती है, तो वहां के जो भीलों से परेशान होकर वहां की जो सरकार थी पालपट्टा की, तो उसने भी उन भीलों से समझौता कर लिया था। अब गोविंदगिरी का जो मोटिवेशन बढ़ा, एक प्रकार से कुछ जोश आया कि यहाँ के जो भीलों से समझौता कर लेती है सरकार, तो अपन आगे और जो डिसीजन लेंगे इसी प्रकार से विरोध करेंगे। अब बात आती है कि राजस्थान वापस लौटने की कोशिश करते हैं, 1911 में वापस लौटते हैं राजस्थान में, ठीक है। इससे पहले ही बात करें 1910 में संप सभा ने सरकार, ठीक है, सरकार के सामने 33 मांगे रखी थी, ठीक है, 1910 में। ठीक है, संप सभा ने 1910 ईस्वी में सरकार के सामने 33 मांगे रखी थी। अब राजस्थान का मामला ही है वापस, तो राजस्थान की बात करें, गुजरात का मामला नहीं है। तो संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने 1910 में रखी थी और इनको मेवाड़ की पुकार कहा गया था, ठीक है, मेवाड़ की पुकार कहा गया था। कि आप देखिए, मेवाड़ की पुकार, जो पुकार किसी भी बात को कहा जा सकता है, और भी कहां पर आ सकता है, और भी कहीं पर इस प्रकार की जो बात आ सकती है, यहाँ की पुकार ये होती है कि भाई जो 33 मांगों के दौरान यहाँ की जो जनता, अपन वैसे जो एरिया तो जो अलग अलग वागड़ का भी पढ़ रहे हैं, वागड़ में भी जो आंदोलन होता है, विजयनगर इधर जो मालवा साइड में भी जो आंदोलन होता है धीरे धीरे, लेकिन जो मेवाड़ की अपन मुख्य बात करें तो मेवाड़ की सरकार के सामने रखता है जो संप सभा जो मांगे, तो भाई इन 33 मांगों के सामने मेवाड़ की जनता आपसे कुछ मांग रही है, कुछ पुकार कर रही है, ठीक है। अब बात आगे आती है, देखिए जो बात आगे करें तो इन जो मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब इन मांगों पर जो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो बात और क्या आएगी, आगे क्या आएगी, जो लोग थे अब अधिवेशन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। 1910 में, यानी 1913 की बात है, 1910 में ये मांगे दे दी जाती है लेकिन नहीं मानी जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, जो भील लोग थे जो परेशान हो गए। अब ये जो जा रहे थे मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन के लिए, 1913 की बात है, यानी जो लोग जा रहे थे तो तैयार वैयार होके जा रहे थे अधिवेशन करेंगे। देखिए इस समय की थोड़ी सी बात यह है कि ये लोग हथियार ले लेके तो मानगढ़ पहाड़ी पर जा रहे थे। अब देखिए आज अपना जो भी नॉर्मल कोई मोहल्ला हो, वहां का लोग कोई सम्मेलन में जा रहा हो और अचानक से हाथ में हथियार वगैरह लेकर जा रहा हो, जो भी लाठी डंडे बंदूक वगैरह, तो इस समय इनके पास जो भीलों का जो एक प्रकार का हथियार, तीर कमान अपन मान सकते हैं, लेकिन इनके पास उस समय बंदूकें थी और ये जो भी बच्चा वहां पर जाने की कोशिश कर रहा था मानगढ़ को। अब अपने मोहल्ले से कोई नॉर्मल आदमी बंदूक लेके निकले तो उसको भी अपन पूछ लेते भाई आज कहाँ पर जा रहा है कि बंदूक लेके, तो वो बोल जाता फ्लो में आज तो मेरे को नया देश बनाने जा रहे हैं, भीलों का देश बनाएंगे। तो इसी प्रकार से अफवाहें उड़ गई, अफवाहें चल गई। तो ये एक प्रकार से अफवाह बनी कि जो भील नया देश बनाएंगे और मानगढ़ पहाड़ी पर इनकी मीटिंग है। सरकार के पास बात पहुंची, राजा को बात पता चली, राजा अंग्रेजों के पास गया, यार कि आपने हमारी सुरक्षा की गारंटी दी थी या गारंटी ली थी, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो आपको पता ही नहीं है, भील लोग विद्रोह कर रहे हैं, भील लोग नया ही देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों की तरफ से 2 लोग भेजे जाते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर भेजे जाते हैं, ठीक है, गुल मोहम्मद और जो एक बंदा था यूसुफ खान। ठीक है, गुल मोहम्मद और यूसुफ खान नाम के जो 2 पुलिस ऑफिसर भेजे जाते हैं अंग्रेजों की तरफ से। अब देखिए जांच के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर ये अधिकारी आते हैं, लेकिन गुल मोहम्मद को, यानी जो ये भील लोग परेशान हो ही रखे थे, और जो ऐसा ही होता आज भी कोई, यानी कहीं पर विद्रोह चल रहा हो और ज्यादा हाईलाइट हो गया हो, ज्यादा बड़े स्तर पर चल रहा हो, तो उसमें जो पुलिस आती है तो पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी की जाती है। और ऐसा भी हो जाता है कि वह पुलिस वालों से झड़प भी हो जाती है और यहाँ तक भी हो जाता है कि कभी कभी पुलिस वाले शहीद भी हो जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पुलिस जो प्रशासन है खूब साथ देता है जनता का, जैसे भाई कोई एक आध जगह की बात अलग हो, वहाँ पे जो पक्ष और विपक्ष कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो पुलिस प्रशासन है वो अच्छे से साथ देता है जनता का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, ऐसे मत किया करो। तो
ये गलत होता है, प्रशासन का साथ अपने को देना चाहिए। तो गुल मोहम्मद को यहाँ पर मार दिया जाता है बिलों के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी पर, और यूसुफ खान बचकर भाग निकलता है या भाग जाता है और जाकर अंग्रेजों को बताता है भाई वहाँ पर गुल मोहम्मद जी को तो सल्टा दिया गया है, काम में ले लिया गया है, और मैं तो जैसे तैसे कपड़े फड़वा कर भी भाग कर आ गया हूँ, बचकर भाग गया। अब सरकार भी गर्म हो जाती है, एक प्रकार से एक्शन लेने की स्थिति में आ जाती है, भाई उनका जो अधिकारी मार दिया गया है। अब होता है मानगढ़ हत्याकांड। डेट में लिख देता हूँ। देखिए ये जो डेट है ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहने पर आपके माइंड में ये आ जाता होगा कि ये तो पहले ही हो गया था, इसके यानी ये होता है तब इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे कहा गया। क्या इनके माइंड में या उस समय माइंड में यही चल रहा था भाई आगे भविष्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा? ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है। ये 17 नवंबर 1913 को होता है, ठीक है। अब बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, अपन पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लगभग 7 वर्ष पहले, ठीक है। 1913 1919 यानी 1919 6 से 7 वर्ष की बात आ रही है, ठीक है। अब वैसे फिक्स तो भाई आप निकाल लेना, वो अप्रैल में होता है, ये नवंबर में होता है, तो ये थोड़े देखिए जो शब्दों पे मत जाया करो, या डेटा आप निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। तो ये 17 नवंबर 1913 को होता है मानगढ़ हत्याकांड। अब बात आती है किस प्रकार से होता है। अंग्रेज यहाँ पर खार खाए हुए थे, इनका जो गुल मोहम्मद मार दिया गया था पुलिस अधिकारी, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज यहाँ पर जो ये सभा हो रही थी इस पर अटैक करते हैं या फायरिंग करवा देते हैं। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई थी। अब जो फायरिंग कर दी गई थी तो इसमें 1500 जो लोग थे ये 1500 वीर मारे जाते हैं, ठीक है। 1500 वीर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इस घटना को जो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया है, या जलियांवाला जो बाग हत्याकांड कहा गया है। कैसे कहा जाता है? 1913 के बाद में यह घटना दब जाती है, ज्यादा कोई हाईलाइट नहीं होती है। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इस घटना को वापस याद किया जाता है कि जलियांवाला बाग में जो हत्या हुई, जो हत्याकांड हुआ है, ऐसा ही जो हत्याकांड हुआ था कि जो राजस्थान में हुआ था, मानगढ़ में हुआ था, 1913 में हुआ था, 7 नवंबर को हुआ था। तब जाकर इस घटना को याद किया गया था, और इस घटना की भी तुलना ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। भाई ऐसा ही एक हत्याकांड पिछले समय में 1913 में राजस्थान में भी हुआ था। तो ये आपको समझना चाहिए भाई, जो पहले ही नहीं दिया गया था ये नाम, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय दिया गया था इस मानगढ़ जो हत्याकांड को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये ध्यान रख लेना, इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। समझ में ये बात आ गई होगी आपको। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है, आप लिख लेना। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो इनके जो सहयोगी थे, देखिए इतनी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके पूंजा धीर जी, पूंजा भील नहीं है, पूंजा धीर जी जो गोविंद गिरी के सहयोगी थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 वर्ष की इनको सजा दी गई थी। भाई देखिए फांसी की बात की जा रही थी, भाई इनको फांसी चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो गोविंद गिरी को। भाई ये इनको ज्यादा लीड कर रहे हैं, इनकी नेतागिरी यही कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा यार फांसी पे मत चढ़ाओ, वो उधर भील खार खा के बैठे परेशान हो रखे हैं, वो ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे, इनको जो फांसी दे दिए तो फिर इन जो गोविंद गिरी को 20 साल की सजा दी जाती है। हालांकि उनका जो व्यवहार जेल में अच्छा रहता है,
और जो जेल में अच्छे व्यवहार के कारण 10 वर्ष की सजा कम करके 10 वर्ष की सजा दी जाती है, यानी 20 में से 10 घटाकर 10 की कर दी जाती है। हालांकि ऐसा भी अपने को देखने को पढ़ने को मिल जाता है कि फिर 10 से भी कम करके यानी 7 वर्ष बाद में ही उनको रिहा कर दिया गया था। रिहा कर दिया गया था यानी गुजरात में इन्होंने शेष जीवन गुजारा था। हालांकि इनके सामने जो शर्त रखी गई थी, लिखवाया गया था बाकायदा कि आगे से आंदोलन नहीं करोगे वरना फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तो फिर गोविंद गिरी वही छोड़ते हैं इन आंदोलनों को, दूर साथ आंदोलन के, और अपन तो अपना आराम से जीवन जिएंगे। फिर गुजरात का काम्बिया गांव, ठीक है, काम्बिया या कुछ जगह पर कंबोई भी मिल जाएगा, ठीक है। गुजरात में पड़ता है। गुजरात के काम्बिया गांव में गोविंद गिरी ने अपना शेष जीवन गुजारा था, ठीक है। मैं भी थोड़ा लिखना चाहो तो आप लिख लेना या थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। जो ये बिलों का उत्थान वगैरह कर रहे थे तो गोविंद गिरी जो अहिंसा के समर्थक थे, ठीक है। गोविंद गिरी जो अहिंसा के समर्थक थे, इनका जो सफेद झंडा था मैं आपको बता दिया वो शांति का प्रतीक था। और देखिए जो ये मानगढ़ धाम है तो ये चर्चा में पहले नहीं रहता था, लेकिन ये 2013 में यानी 1913 की बात कर रहे हैं हत्याकांड हुआ था, तो 2013 में इसको 100 साल हुए थे। तो सरकार यहाँ पर जाती है, इन जो हत्याकांड में जो शहीद लोग हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। और फिर ये जब ट्रेंड में चला या लोगों की नजरों में आया जो मानगढ़ हत्याकांड, और जो फिर इस प्रकार के जो एग्जाम्स में भी ट्रेंड करता है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड का जो क्वेश्चन आरपीएससी पूछ के लोगों की नजरों में तो ला देती है। तो ठीक है, इससे पहले भाई ज्यादा इनको जाना नहीं जाता था मानगढ़ हत्याकांड को। हालांकि यहाँ पर 1500 लोग शहीद हुए थे और जाना चाहिए भाई, याद किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं यानी शहीदों को भूला नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। जो अपने अधिकारों को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे भाई, ये गलत थोड़ी ना थे, इनकी जगह पर ये ठीक थे। हालांकि कुछ कुरीतियां थी उनको लेकर ये भाई वो गलत हो सकता है भाई, उनकी मांग करना तो गलत हो सकता है, लेकिन कुछ जो इनके और अधिकार थे भाई आज भी जो जनजातियां जो है जंगलों में रहना पसंद करती है। हालांकि एक जो जनजाति अपन पढ़ते हैं मीणा जनजाति, उसका डेवलप कुछ ज्यादा ही हो चुका है। हालांकि अब उसमें जो मीणा जनजाति में जो जनजातियों वाले गुण तो बचे ही नहीं है। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मीणा जो जनजातियों की बात करें पर्टिकुलर, तो जनजातियों में से तो मीणा जनजाति ऐसी है कि सबसे ज्यादा विकास हुआ है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में अपन मीणा आंदोलन पढ़ेंगे उस समय। मार्क्सिस पूर्णिमा की बात करें, ठीक है, ये जो फैक्ट है ये लिख लेना। मार्क्सिस पूर्णिमा अपन पहले भी बात कर चुके हैं। जो ये तिथि वगैरह जो हिंदी माह आते हैं, जो हिंदी महीना आते हैं, जो हिंदी महीने आते हैं, इनकी बात कर चुके हैं। मार्क्सिस पूर्णिमा आप समझते होंगे। तो मार्क्सिस पूर्णिमा को जो भीलों की याद में मानगढ़ पहाड़ी पर मेला लगता है, ठीक है। तो मानगढ़ पहाड़ी की अपन बात कर चुके हैं। वापस मैं एक बार आपको मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ हत्याकांड की बात बताने की कोशिश करूं। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड होता है, यानी अंग्रेजों द्वारा यानी संप सभा के अधिवेशन पर या संप सभा के जो भीलों पर यानी फायरिंग करवा दी जाती है। यहाँ पर 1500 भील शहीद होते हैं। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 20 वर्ष की सजा दी जाती है। हालांकि जेल में अच्छे व्यवहार के कारण 20 वर्ष की सजा को 10 वर्ष में करते हुए और 10 वर्ष की सजा से पहले ही 7 वर्ष यानी की सजा देकर ही इनको रिहा कर दिया जाता है, यानी अच्छे व्यवहार के कारण, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। इन्होंने अपना जो शेष जीवन था वो जो गुजरात के काम्बिया गांव में गुजारा था। कहीं पर अपने को कंबोई गांव भी मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। तो वहां पर जो इन्होंने अपना शेष जीवन गुजारा था। और जो ये गोविंद गिरी अहिंसा के समर्थक थे और इनका जो सफेद झंडा था शांति का प्रतीक था। और मानगढ़ में मार्क्सिस पूर्णिमा को इन 1500 भीलों की याद में मेला लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अपनी बात हो चुकी है, ये जो भगत आंदोलन है ये कंप्लीट हो चुका है वैसे। अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो एक की आंदोलन है और जो नेक्स्ट एक और आंदोलन जो मीणा आंदोलन, ठीक है। तो लेकिन अपन जो नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे इन जो आंदोलन है, जो जनजातीय आंदोलन है, इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 आंदोलन बचे हैं, जो एक की आंदोलन और मीणा आंदोलन। तो एक क्लास और रहेगी अपनी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।